गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रशासनिक संस्थाएं, उसका जो टॉपिक है दबाव समूह, उसके स्वरूप एवं भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में दबाव समूह कहते हैं प्रेशर ग्रुप। उसके हम नेचर एंड रोल के बारे में, उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। दबाव समूह को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दबाव समूह कहते किसको हैं। तो दबाव समूह जो होता है उसमें एक या अधिक व्यक्ति होते हैं, एक या अधिक व्यक्ति मिलकर के दबाव समूह बनाते हैं। ये राजनीतिक दलों की भांति होते हैं, लेकिन ये राजनीति या किसी दल से संबंधित नहीं होते हैं। इन दबाव समूह का एक या अधिक अपने लक्ष्य और उद्देश्य, जिसे स्वार्थ भी कह सकते हैं कि उनका खुद का स्वार्थ भी होता है, उन स्वार्थों की पूर्ति हेतु वो शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं। शासन की नीतियों को प्रभावित करने के माध्यम से वो अपने लक्ष्यों या अपने हितों की पूर्ति करते हैं। तो दबाव समूह में जो व्यक्ति होते हैं वो अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमें दबाव समूह के महत्व के बारे में जानना होगा। तो दबाव समूह का पहला महत्व है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों कहा गया है? लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आते हैं। वैसे तो कई राजनीतिक दल हैं जो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो होते हैं कई बार कुछ ऐसी नीतियां बनती हैं, कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो कि जनता के हित के लिए नहीं होती है। तो इनके लिए आवाज उठाने का कार्य कौन करते हैं? दबाव समूह। वो उन पे दबाव बनाते हैं जिससे कि उन्हें नीतियों में परिवर्तन करना होता है। दूसरा जो महत्व है वह है शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है दबाव समूह का वो है प्रशासन या शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करना। सूचना जब तक प्रॉपर सूचनाएं नहीं होंगी, जब तक सरकार के पास सूचनाएं नहीं होंगी, तब तक वो नीतियां नहीं बना सकती। कहने का अर्थ है कि दबाव समूह जो होता है वो अपने कॉन्टैक्ट के माध्यम से शासन के लिए विभिन्न आंकड़े एकत्रित करता है। उन आंकड़ों के माध्यम से ही जो भी नीतियां हैं वह बनाई जाती हैं। तो शासन के लिए सूचना एकत्रित करने का कार्य भी दबाव समूह करते हैं। तीसरा है शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में। दबाव समूह जो होता है वह कहीं ना कहीं औपचारिक एवं अनौपचारिक या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से शासन को प्रभावित करते हैं। चौथा जो कार्य है वह है सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। सरकार की निरंकुशता का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो अपनी मनमानी करके कुछ योजनाएं बनाए, अपनी मनमानी करते रहे। तो इन मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए भी दबाव समूह की आवश्यकता होती है। तो सरकार की निरंकुशता को सीमित करने के लिए भी दबाव समूह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। तो दबाव समूह जो होते हैं वो जनता और शासन के मध्य संतुलन स्थापित करने का भी कार्य करते हैं, उसमें आपस में सामंजस्य स्थापित करने का भी कार्य करते हैं। 6 है व्यक्तिगत हितों और सरकार के मध्य संचार के साधन। कहने का अर्थ है दबाव समूह जो होता है कई संचार के माध्यमों से अपने हितों और सरकार के, व्यक्तिगत हितों और सरकार के मध्य एक संतुलन का कार्य करता है। 7वां जो पॉइंट है वो है मंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य। जब विधानमंडल में कार्य किया जाता है उसकी अनुपस्थिति में कई बार विधानमंडल अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो उनके पीछे का कार्य भी दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। तो ये 7 महत्व है जो कि दबाव समूह के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में शासन के लिए सूचना एकत्रित करना, शासन को प्रभावित करना, सरकार की निरंकुशता को सीमित करना, समाज और शासन में
संतुलन स्थापित करना, व्यक्तिगत हितों और सरकार के मध्य संचार के साधनों की व्यवस्था करना और विधानमंडल के पीछे से विधानमंडल का कार्य करना। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा दबाव समूह कार्य करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है प्रचार प्रसार के साधन। तो दबाव समूह प्रचार और प्रसार के साधनों के द्वारा अपने जो शासन के कार्यों में सहयोग देता है। प्रचार और प्रसार के द्वारा मतलब जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उनको किस माध्यम से जनता तक पहुंचाना है, चाहे वो टीवी माध्यम हो, रेडियो माध्यम हो, इन सभी की व्यवस्था दबाव समूह द्वारा किया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो आंकड़े प्रकाशित करना। शासन के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उनसे संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य भी दबाव समूह का होता है। तीसरा जो है तरीका वो है गोष्ठियां आयोजित करना। गोष्ठियां मतलब संगठन, काफी लोगों का जो संगठन एकत्रित हो जाता है तो वह गोष्ठियां होती है, संगोष्ठियां होती हैं। उन गोष्ठियों के माध्यम से भी दबाव समूह अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाते हैं। चौथा है संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना। संसद की जब बैठकें होती हैं तो दबाव समूह अप्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराता है और उन्हें पता होता है कि क्या निर्णय लिया गया है। उन निर्णयों पर दबाव समूह की नजर होती है। तो संसद की लॉबियों में, लॉबी का मतलब होता है शासन सरकार को प्रभावित करना। पांचवा है रिश्वत, बेईमानी और अन्य उपाय। दबाव समूह के जो भी व्यक्ति हैं, किसी भी दल से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, उसे यदि अपना कार्य कराना है तो दबाव समूह किसी भी माध्यम से, रिश्वत के माध्यम से, बेईमानी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अपना कार्य करवा सकते हैं। 6 है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब होता है सरकार को प्रभावित करना। लॉबिंग होता है सरकार को प्रभावित करना, मतलब उनके मध्य रहकर के, सरकार के मध्य रहकर के, अप्रत्यक्ष रूप से उनके मध्य रहकर के उनकी नीतियों को पता करना तथा उसी के माध्यम से कार्य करना, उसमें कुछ परिवर्तन करना, वो दबाव समूह का कार्य होता है। सातवां जो है प्रदर्शन के माध्यम से भी दबाव समूह अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये 7 तरीके हैं जिसके माध्यम से दबाव समूह अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं या अपने हितों की प्राप्ति करते हैं। पहला है प्रचार और प्रसार के साधन, दूसरा है आंकड़े प्रकाशित करना, तीसरा है गोष्ठियां आयोजित करना, चौथा है संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना, पांचवा है रिश्वत, बेईमानी और अन्य उपाय के माध्यम से, 6 है लॉबिंग, 7वां है प्रदर्शन। अब हम बात करते हैं दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर होता है। जैसा कि हम मोटे मोटे अंतर की बात करें तो राजनीतिक दल किसी राजनीति से कोई भी व्यक्ति यदि किसी दल से संबंधित होता है तो उनका एक राजनीतिक दल होता है, एक व्यक्ति किसी एक दल से संबंधित होता है। जबकि दबाव समूह कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन को प्रभावित करता है। तो पहला जो अंतर होता है वो दबाव समूह और राजनीतिक दल में ये होता है कि दबाव समूह जो होता है वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, उनका कोई भी प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़ा नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो पहला जो अंतर है वो है चुनाव में भाग लेने का, जिसमें दबाव समूह भाग नहीं लेते हैं और राजनीतिक दल भाग लेते हैं। दूसरे अंतर की बात करें तो संगठन किस प्रकार का होता है। दबाव समूह का जो संगठन होता है वो छोटा होता है, जबकि राजनीतिक दल का जो संगठन होता है वो विस्तृत मतलब काफी बड़ा होता है, फैला हुआ होता है उसका विस्तार। तीसरा जो अंतर है वो है दबाव समूह का जो उद्देश्य होता है वो संकुचित होता है
छोटा होता है, जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य जो होता है विस्तृत होता है, क्योंकि काफी सारे राजनीतिक दल होते हैं, जबकि दबाव समूह कुछ ही लोगों के इकट्ठा होकर के बनाया जाता है। चौथा है विधानमंडल के जो दबाव समूह होते हैं वो विधानमंडल के बाहर कार्य करते हैं, विधानमंडल से परे हटकर के कार्य करते हैं, जबकि राजनीतिक दल विधानमंडल में रहकर ही अपने कार्य करते हैं। पांचवा जो अंतर है वो है कि जो दबाव समूह होते हैं वो संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों तरीके से कार्य करते हैं, जबकि राजनीतिक दल संवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं। संवैधानिक तरीके से राजनीतिक दल कार्य करते हैं, जबकि दबाव समूह संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक दोनों माध्यम से कार्य करते हैं। कहने का अर्थ है संविधान से संबंधित राजनीतिक दल होते हैं, जबकि दबाव समूह संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक दोनों तरीके से वो कार्य करते हैं दबाव समूह, जबकि राजनीतिक दल केवल संवैधानिक या संविधान में रहकर ही कार्य करते हैं। सिक्स्थ जो अंतर है वो है कि दबाव समूह में एक व्यक्ति जो होता है वो कई दलों का सदस्य हो सकता है, जबकि राजनीतिक दल में एक व्यक्ति जो होता है वो केवल उसी दल का सदस्य होता है। कहने का अर्थ है कि यदि दबाव समूह की बात करें और राजनीतिक दल की बात करें तो दबाव समूह में एक सदस्य कई दल से संबंधित हो सकता है, जबकि राजनीतिक दल में एक सदस्य एक ही दल से संबंधित होता है। कहने का अर्थ है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो यदि एक सदस्य है तो केवल वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, या तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, या फिर कांग्रेस का सदस्य होगा, या फिर समाजवादी पार्टी का सदस्य होगा, किसी भी एक दल से ही संबंधित हो सकता है। जबकि दबाव समूह के सदस्यों में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, क्योंकि अनौपचारिक रूप से बने हुए संगठन होते हैं, तो ये काफी समूहों या काफी दलों से जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दबाव समूह की आलोचना क्यों की जाती है। दबाव समूह की आलोचना का पहला जो पॉइंट है वो है कि सार्वजनिक हितों की उपेक्षा की जाती है। दबाव समूह के द्वारा सार्वजनिक हितों अर्थात लोक हितों की उपेक्षा की जाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि दबाव समूह अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, वो अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कार्य करता है, वह लोकहित की भावना को ध्यान में रख करके कोई कार्य नहीं करता है। तो दबाव समूह केवल अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्यों व अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, इसमें लोक हितों की उपेक्षा होती है। दूसरा जो आलोचना है, आलोचना की जो पहला पॉइंट है वो है सार्वजनिक हित की उपेक्षा।
जिसे कि हम लोकहित भी कह सकते हैं या जनता का हित। दूसरी जो आलोचना है वो है राजनीतिक प्रक्रिया में जो भी है वो भ्रष्टाचार काफी राजनीतिक जो भी भ्रष्टाचार है वो दबाव समूह के माध्यम से होता है। मतलब कहने का अर्थ है दबाव समूह को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो वो किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बेईमानी भ्रष्टाचार, तो वो उनमें व्याप्त रहते हैं। तो इस पॉइंट से भी इसकी आलोचना की जाती है कि राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार व्याप्त। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दबाव समूह का जो दृष्टिकोण होता है वो संकुचित होता है। संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण होता है, उसकी जो देखने का तरीका होता है, ये कार्य करने का तरीका होता है, व्यापक नहीं होता है। और जो चौथी आलोचना है वो है लॉबिंग। लॉबिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। लॉबिंग का होता है सरकार पर नियंत्रण रखना या शासन पर नियंत्रण रखना। लॉबिंग का होता है कि जो भी सरकार या शासन कार्य करती है उस पर नियंत्रण रखा जाता है। तो दबाव समूह के माध्यम से शासन की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर नियंत्रण रखा जाता है। तो इस आधार पर भी दबाव समूह की आलोचना की जाती है। अब यदि हम आगे बात करें तो दबाव समूह समुदायात्मक संगठन के रूप में भी होते हैं। गैर समुदायात्मक संगठन के रूप में भी होते हैं। कहने का अर्थ है कि वो जो दबाव समूह होते हैं वो समुदाय के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और एक गैर समुदाय संगठन के रूप में भी कार्य करते हैं। तो यदि हम बात करें कि दबाव समूह और राजनीतिक दल की बात करें तो दबाव समूह जब हम पहले की बात करते हैं तो दबाव समूह को पहले अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज के समय में दबाव समूह एक क्रिटिसिज्म के रूप में, राजनीतिक दल के क्रिटिसिज्म के रूप में इसे माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न तो आपको दबाव समूह किसे कहते हैं? दूसरा, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए।
सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न की बात करें दबाव समूह, दबाव समूह का समझाइए। इसके महत्व, तरीकों, महत्वपूर्ण तरीकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कहने का अर्थ है कि दबाव समूह के आपको अर्थ को बताना है, इसके जो महत्व है या कार्य हैं, तरीके किस प्रकार के हैं, प्रकार के आप इसमें जोड़ लीजिए। इसके प्रकार, महत्व, तरीकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आप प्रकार बता दें, महत्व बता दें, उसके बाद तरीकों के बाद आपको जो आप इसकी किस प्रकार से आलोचना करते हैं। कहने का अर्थ है कि दबाव समूह राजनीतिक दल से किस प्रकार से अलग है तथा किस प्रकार से उसकी आलोचना की जाती है आज के परिदृश्य को लेकर के, आज के प्रशासन को लेकर के। आप जब प्रश्न करते हैं, जैसे कि दबाव समूह का, आप सबसे पहले निबंधात्मक प्रश्न को समझाने से पहले आप दबाव समूह का अर्थ समझाइए। सबसे पहले आपको बताइए, सबसे पहले आपको बताना है भूमिका या प्रस्तावना। जब आप भी प्रश्न स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो आप प्रस्तावना बताइए किसी भी प्रश्न की। प्रस्तावना के बाद दबाव समूह का अर्थ, फिर आप परिभाषाएं बताएं, परिभाषाओं के बाद आप दबाव समूह का महत्व, जो मैंने आपको 7 महत्व बताए हैं वो आप इसे एक चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के द्वारा बताएं। और यहां आप उनके नाम लिखते हैं। इस प्रकार से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से बताने के बाद जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे वो पॉइंट्स आप इसमें लिख दें, 7 पॉइंट, और उसके बाद एक एक करके उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करें। महत्व के बाद आते हैं दबाव समूह के तरीके। तरीके में जैसे कि प्रचार प्रसार, प्रकाशन के माध्यम से जो भी तरीके बताए थे वो आप फ्लोर डायग्राम के माध्यम से बता दें। जैसे आपने दबाव समूह के तरीके
आपने लिख लिया है, फिर से चार्ट के माध्यम से ना बता करके आप अलग तरीके से बताएं। आपने जितने भी तरीके यहाँ पे 6 हैं या 7 हैं, जितने भी तरीके हैं वो आप यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। तो एक में लिख दिया प्रकाशन के माध्यम से, आप इसमें संचार के माध्यम से, ये सारे तरीके आप इसमें बता सकते हैं। उसके नाम लिख दें। जब आपका फ्लो डायग्राम हो जाए उसके बाद आप इसे पॉइंट टू पॉइंट नीचे आपको डिस्क्राइब भी करना है, आपको कलर पेन का यूज करना है। आप कोई भी चार्ट बनाते हैं या कोई भी कलर यूज करते हैं, कोई भी चार्ट या फ्लो डायग्राम बनाते हैं, इस तरह का डायग्राम बनाते हैं तो आप इसमें अलग कलर का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक यूज कर सकते हैं, आप ब्राउन पेन यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो इंप्रेसिव बनेगा। इसके बाद राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर बता दीजिए। एक तरफ आप राजनीतिक दल लिखें, अंतर जब आप बताएंगे क्वेश्चन में तो राजनीतिक दल लिखें एक बार एक तरफ, और एक तरफ लिखिए दबाव समूह। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कुछ देर पहले, यहाँ पे आप जितने भी अंतर हैं वो लिखें। जैसे आप संगठन से संबंधित लिख रहे हैं तो पहला पॉइंट संगठन डालिए, किस प्रकार का संगठन होता है, व्यापक संगठन होता है, इसका संकुचित संगठन होता है। दृष्टिकोण लिखें, फिर व्यापक है कि संकुचित दृष्टिकोण है, तो आप इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर अंतर के बाद दबाव समूह का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर दें। आप हेडिंग डालें दबाव समूह का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसे आपको हेडिंग में डालना है, हेडिंग आपको पूरी देनी है। या तो दबाव समूह का आलोचनात्मक मूल्यांकन लिख दें, या फिर केवल क्योंकि हम दबाव समूह की प्रश्न में दबाव समूह की बात हो रही है तो आप इस आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो या तो आप इसे पैराग्राफ में बता दें या फिर आप इसे आलोचनात्मक मूल्यांकन आप किस किस पॉइंट में कर रहे हैं तो वो पॉइंट आप डाल दें। जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो पॉइंट आप लिख दें, या फिर इसे पैराग्राफ के रूप में भी समझा सकते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन के बाद आप चाहें तो निष्कर्ष बता सकते हैं, या फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन के बाद ही आप अपने प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। तो ये आज हमारा दबाव समूह का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।